किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके पास अटूट धन था, इसीलिए उसे अपने पैसे पे बहुत घमंड था। वह सोचता था कि मैं इतने बड़े देश पर राज्य करता हूँ, लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूँ तो अभी रुपयों की सड़क तैयार कर दूँ, इन पहाड़ों को खुदवा कर फिकवा दूँ। पैसे के बूते पर तो मेरे पास इतनी ज़बरदस्त फौज है और किसी भी देश को मैं कुचल कर अपने साथ मिला सकता हूँ। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में ही डूबा था, परंतु उसकी रानी बहुत बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राजा का सब काम ठीक तरीके से चल रहा था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर, लेकिन राजा के सामने साफ बात कहने में थोड़ा हिचकिचाती थी। एक दिन राजा ने पूछ लिया, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी उत्तर तो देना ही था, क्यों ना सच बात ही कह दूं। बोली, महाराज, मैं तो सच में बुद्धि को ही बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और सभी काम चलते हैं। बुद्धि ना हो तो खजाने यूं ही लुट जाते हैं और राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की निंदा सुनकर राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया। बोला, रानी, तुम्हें अपने बुद्धि पर बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक छोटे से मकान में भिजवा दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भी भेज दिए। खर्च के लिए ना तो कोई पैसा दिया, ना ही किसी तरह का कोई सामान। रानी भी मन ही मन सोचने लगी कि मैं एक दिन तो राजा को दिखा ही दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर से कहकर कुम्हार के यहाँ से 2 ईंटें मंगवाई। उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को हीरा सेठ के यहाँ ले जाओ। कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है, इसके बदले में 1 लाख रुपया मांगा है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी की मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जवाहरात होंगे। उसने 1 लाख रुपया चुपचाप दे दिया। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू कर दिया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में इतना पैसा बन गया कि सेठ का रुपया भी चुक गया और काफ़ी पैसा भी बच गया। इन रुपयों से रानी ने दवाखाना, अनाथालय और पाठशाला खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और खूब रौनक भी रहने लगी। इधर रानी के चले जाने के बाद राजा अकेला रह गया था। रानी थी तब वह मौके के कामों को संभाले रहती थी, राजकाज में उचित सलाह भी देती थी। चालाक और धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने लगती पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की तो बन आई। वे लोग आ कर राजा को लूटने लगे। अंधेरगर्दी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों को वेतन चुकाना भी मुश्किल हो गया। राज्य की ऐसी दशा देख राजा तो घबरा ही गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देश विदेश में घूमने के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उसमें एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2000 रुपये में गिरवी रखी थी। वादा हो चुका है, अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस दे दीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वांख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। महाराज,
मैं मंत्री को क्या जानूं? मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। जब बड़े ही फैसला न कर सके तो कैसे होगा? आप तो राजा हैं, अब आप ही इंसाफ न करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख न दोगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बहुत परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपये देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला था कि एक बूचा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान वह भी यही कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रहा, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। अब वह खाली हाथ हो गया। चलते चलते राजकुमारी चंपावती के देश में पहुंचा। राजकुमारी चंपावती उस देश की राज्य कन्या थी। उसका प्रण था कि जो भी आदमी मुझे चौसर में हरा देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ चौसर खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। कई 100 राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे यह राजा साहब भी उसी देश में पहुंचे। चंपावती की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो सोचा, इनके साथ ही विवाह कर लूं। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग उसी बंगले में ठहरते थे। राजा साहब भी वहां पहुंच गए। उन्हें सब शर्तें बताई गई। अगर वो चौसर में जीत गए तो राजकुमारी उनसे विवाह कर लेगी और हार गए तो जेल जाना होगा। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। चौसर शुरू हुई और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राज्य की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने के लिए वह भी परदेश को निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर से आ गए। सबसे पहले वही काना आया। बोला, रानी साहिबा, आपके पास मेरी आंख 2,000 रुपये में गिरवी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, उन्हीं में से एक तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तोल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की हालत खराब हो गई, बहुत घबराया। रानी बोली, देर मत करो भाई, दूसरी आंख जल्दी से निकालो, उसी के तोल की आंख दी जाएगी। जल्दी करो, नहीं तो मेरे नौकर निकलवा लेंगे तुम्हारी आंख को। ठग ने हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी। बोली, सरकार, मुझे कुछ आंख वांख नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी से अपनी आंख निकाल कर दो, मैं सिपाहियों से कहती हूँ, वो निकाल देंगे। अंत में ठग ने विनती करके 4,000 रुपया देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4,000 रुपया देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी। पता लगाते लगाते राजकुमारी चंपावती के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पुरुष वेश बनाया और शहर में घूम घूम कर पता लगाने लगी कि रानी चंपावती किस तरह से चौसर खेलती है। सारा भेद समझकर फिर पुरुष के भेष में ही बंगले पर जा पहुंची। उसे भी पहले के राजकुमारों की तरह सभी शर्तें बताई गई। रानी के हामी भरने के बाद महल से बुलावा आया। रानी एक सेवक को लेकर चंपावती के महल में पहुंच गई। खेलने के लिए चौसर बिछाई गई। चंपावती खेलते समय सब बत्तियां बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी में ही खेला करती थी। जब उसे लगता था कि वह हार रही है तो उसके इशारे पर हवा चलाकर मोमबत्ती बुझा दी जाती थी। अंधेरे में चंपावती फट से मोहरा बदल लेती थी। इस प्रकार वह हमेशा ही जीत जाती थी।
रानी ने तो नगर में घूम घूम कर पहले ही यह बात पता कर ली थी, इसीलिए वह अपने सेवक को समझाकर उसके थैले में लालटेन रख के लाई थी। खेलते खेलते जैसे ही चंपावती ने मोमबत्ती बुझवाई, वैसे ही रानी के सेवक ने लालटेन जला दी। रोशनी में चंपावती मोहरे न बदल सकी और वह हार गई। तुरंत सारे राज्य में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी करते ही हो गया था, रहा भंवरे पड़ने का दस्तूर, वह घल चढ़ कर किया जाएगा, वहीं से धूमधाम शादी हो जाएगी। चंपावती राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी के कमर और गले में चमड़े का एक खलीता पड़ा था। उस खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच में रानी का पति यानी राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भर आया, पर उसने मन के भाव को अपने तुरंत सभी कैदियों को अच्छे कपड़े पहनाकर और उत्तम भोजन कराकर उनकी छुट्टी कर दी गई। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधे घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चंपावती को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे चंपावती की पालकी चल रही थी। कुछ ही दिन में वह अपने नगर आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आया तो देखता क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय, कई इमारतें बनी हैं। और राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को तो मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था, ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। अभी भी उसकी नज़रों में पैसे का महत्व वैसे ही बना हुआ था। शाम को उसने रानी को बुलवाया। पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के सामने उसके नाम का खलीता जो उसके गले से निकलवाया था सामने रख दिया। राजा हैरान हो गया। सोचने लगा, यह इसके पास कहाँ से आया। इतने में रानी कुमारी चंपावती को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब वह समझ गए कि चंपावती की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उसकी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सर नीचा कर लिया। कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। शुभ मुहूर्त में चंपावती का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद से रहने लगी। हमारी कहानी तो यहीं ख़त्म हुई। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।